नमस्कार। अपनी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ है राजनांदगांव की दिल को तंदुरुस्त रखने वाले जायद खान से। वो दिल की बात करेंगे आपके साथ। आपकी जो एजुकेशन है बचपन का थोड़ा सा जानकारी देंगे। बेसिकली मैं अमरावती, महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्राइमरी एजुकेशन उर्दू में हुआ है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक मैंने उर्दू में पढ़ाई की है। उसके बाद 11-12 मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है। 11-12 के बाद मुझे मेडिकल की एग्ज़ाम होती है, नीट जो होती है, उस टाइम में MSCET थी, तो वो क्लियर करने के बाद मुझे GMC नागपुर में एडमिशन मिला। GMC नागपुर से मैंने MBBS किया, इंटर्नशिप GMC नागपुर से किया है। उसके बाद मेरा PG में सिलेक्शन हुआ है। डॉक्टर साहब, क्षमा चाहूँगा रोकने के लिए। आपने शुरू में उर्दू में पढ़ाई की, उसके बाद इंग्लिश में, तो उस समय क्या सोच रही होगी, क्या करना क्या है? उर्दू से इंग्लिश में जब मैं इंटर हुआ तो काफ़ी कुछ मुश्किलें आई है, क्योंकि उर्दू में जब जो साइंस लैंग्वेज है तो वो पूरा उर्दू में ही था। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब उर्दू की टर्मिनोलॉजी थी वहाँ पे। इंग्लिश में जब 11-12 में गया तो मुझे डिक्शनरी लेकर बैठनी पड़ती थी, क्या उर्दू वर्ड ये है और इंग्लिश वर्ड उसमें क्या है करके। तो मुझे उस क्षण का वो जो उस समय आप उस क्षण क्या सोचे थे कि आप उर्दू में, आप शुरू से ही आपने सोच के रखा था कि डॉक्टरी लाइन में जाना है, तो या कुछ ऐसा कोई पल आया होगा जिसमें आपने सोचा होगा कि नहीं इंग्लिश में जाके फिर ऐसा किया जाए? नहीं, डॉक्टर बनने का सपना तो एक्चुअल में मेरे मम्मी पापा का था। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इसलिए मैं ये चीज़ इस लेवल पर पढ़ाई किया, कोशिश की क्या MBBS में सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद मैं आगे पढ़ सकूं करके डॉक्टर बनूं। तो नीट की तैयारी, मेडिकल तैयारी कहाँ से की? और हमारे जो गांव है तहसील प्लेस अचलपुर शहर, वहीं से ही मैंने नीट की तैयारी की थी MBBS के लिए। मुझे हालांकि तो सबसे पहले यही पूछना था आपसे कि इतनी मीठी बोली, इतनी मीठी जुबान कहाँ से? घर में यही ऐसे होता है या फिर विशेष है? नहीं सर, एक्चुअल में उर्दू और हिंदी जो है तो मीठी जुबान ही है सर, बस। नहीं, फिर भी और भी लोग हैं बोलने वाले, पर आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही मीठी है, उस पर प्रकाश डालेंगे कैसे? सर घर में भी इस तरीके से ही बातचीत होती है जी। तो हो सकता है उस चीज का असर हो कि जो लहजा है वो इस तरीके का है। नीट की तैयारी में इसमें आपने ड्रॉप आउट भी लिया या डायरेक्ट हो गया? MD के समय मुझे 1 साल का ड्रॉप लगा है। MD के समय मुझे पढ़ाई करने पर फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसमें मुझे सर्जरी मिल रहा था, पर मुझे मेडिसिन करने का इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि मैं MD मेडिसिन करूं, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट और लिया। उस वक्त मुझे MD मेडिसिन मिला। MBBS कोचिंग से की कहाँ? MBBS मतलब नीट की जो तैयारी की वो नहीं, उसके लिए कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन की थी, मैं सिर्फ टेस्ट ज्वाइन किया था। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, खासकर जो नीट की तैयारी में जो करने जा रहे हैं उनको बताएंगे कैसे किया आपने? कोचिंग गए नहीं? और मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं लगी। मैं सिर्फ जो भाटिया, जो उस समय भाटिया टेस्टेस चलती थी, डैम्स टेस्टेस चलती थी, मैंने सिर्फ उनके टेस्टेस लगाई थी और पढ़ाई मैं खुद से ही करता था। MBBS कौन से कॉलेज? MBBS मैंने GMC नागपुर से किया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। उस MBBS करने के दौरान कुछ यादगार पल जो शेयर करना चाहे, कुछ बताना चाहे? MBBS कॉलेज लाइफ तो हमेशा ही यादगार रहती है। दोस्तों के साथ उठना बैठना, बाहर घूमना, साथ में पढ़ाई करना। एग्जाम का जो टेंशन रहता था, वाइवा का टेंशन सबसे ज़्यादा होता था, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके साथ बैठकर सामने आंसरिंग करना ये काफ़ी मुश्किल होता था उस समय। जस्ट आप 12 पास किए हो और इस तरीके का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, तो थोड़ा सा उस चीज़ में डर लगता था। उसके बाद PG कितना टफ है? PG के टफ एंट्रेंस तक ही टफ है सर, उसके बाद तो फिर इंजॉयमेंट है। आप जो ब्रांच चाहते हो, जिस चीज़ में आप विशेष डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर वो आपको ब्रांच मिल रही है
और उसके अंदर आप पेशेंट देख रहे हो तो आपको वो एक अलग फील आता है। मतलब रात दिन कुछ नहीं रहता है, पेशेंट रात को आ रहा है, दिन में आ रहा है, आप डेफिनेटली अपना टाइम देते हो और वहाँ पे हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमारे डॉक्टर थे, मैं जब पीजी कर रहा था, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा सर, वो हमेशा कहते थे कि बुक्स आपको नहीं सिखा सकती, आपको सिर्फ पेशेंट ही सिखा सकता है। आप पेशेंट से ही सीखोगे कि उसको तकलीफ क्या है और वही आपको बताएगा कि इसकी बीमारी क्या है। पीजी के लिए आपने बताया कि अब एमएस का आया था, हो गया था, शायद आपने एमडी ही पसंद किया, ऐसा क्यों? मुझे एक्चुअल में पेशेंट का बीमारी को डीप जाकर उसको खोज निकालना, एक्चुअली मेडिसिन बहुत वास्ट ब्रांच है। मेडिसिन में पेशेंट का सिम्टम्स जो है तो काफ़ी सारे होती है, लेकिन डायग्नोसिस तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सर्जरी और बाकी नो डाउट सर्जरी इज ऑल्सो गुड ब्रांच, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई अच्छे से सीखूं। डायग्नोसिस कोई पेशेंट का अगर एक बार सही सटीक तरीके से हो जाए तो नो डाउट ट्रीटमेंट काफ़ी आसान हो जाता है, और मेरा डायग्नोसिस में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है पहले से। पीजी कहाँ से सर? पीजी मैंने बीकानेर से किया है, राजस्थान, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। अमूमन देखा गया है कि पीजी होने के बाद रुक जाते हैं डॉक्टर, आपने इसके बाद डीएम क्या जनरली जो दर्शक है, खासकर जो आम जनता है, डीएम के बारे में बहुत कम जानकारी रखती है, उसके बारे में थोड़ा सा। डीएम एक्चुअल में स्पेशलाइजेशन कोर्स है, अलग अलग फील्ड्स में होता है। फॉर एग्जांपल डीएम कार्डियो में होगा, नेफ्रो किडनी के डीएम रहेंगे, गैस्ट्रोलॉजी पेट के, हिमेटोलॉजी ब्लड के, तो ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। मेडिसिन जो है तो एक वास्ट ब्रांच है जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं। जब हम मेडिसिन पढ़ रहे होते हैं तब हम ये सब चीज़ों को ओरल पढ़ते हैं, लेकिन एक डीप नॉलेज के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग कोर्स किया है जो एमडी के बाद और 3 साल आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होगा। मतलब आइदर आप हार्ट के बारे में पढ़ो, किडनी के बारे में पढ़ो, लीवर के बारे में पढ़ो, या फिर न्यूरोलॉजी हो गया, हिमेटोलॉजी, तो एक स्पेशलाइज है। उसमें भी आपने दिल चुना, कार्डियो, ऐसा कोई विशेष? मुझे एक्चुअल में कार्डियोलॉजी पहले से ही पसंद था। जब मैं एमडी कर रहा था तब मैं वहाँ पे देखा था कि सीनियर लोग कार्डियोलॉजी की एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। हमारे काफ़ी सारे सीनियर थे जो कार्डियोलॉजी में सिलेक्ट हुए, और जब मैंने कार्डियोलॉजी की पोस्टिंग की वहाँ पे ड्यूरिंग माय एमडी लाइफ, मैंने कार्डियोलॉजी की पोस्टिंग की। जब मैं देखता था करके कि हार्ट का पेशेंट आता था, डायग्नोसिस होता था कि हार्ट अटैक आया है, साथ में उसका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होता है, या फिर उसका खून पतला करने का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद जो उसको रिलीफ मिलता है, जो मतलब वो एक थैंकफुल होता है डॉक्टर के कि आपने सही में जो पेन था, जो दर्द था, सब चीज़ से निजात मिली है और राहत की सांस ली है। तो वो देखकर काफ़ी अच्छा लगता था। वो हमारे सीनियर को काम करते देखा इस चीज़ को, ये तो काफ़ी उस चीज़ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि ये कुछ अलग है। मतलब इंस्टेंट रिलीफ कहना चाहूँगा, कभी पेशेंट को आता है बहुत पेन के साथ, लेकिन विद इन 1 और 2 आवर्स उसको बहुत अच्छा फील आ जाता है। सर, डॉक्टरी में भी अगर दूसरे डॉक्टरों को सोचा जाए, दूसरे फील्ड को, तो उसमें उतना ज्यादा मौत और जिंदगी की जितनी जो बारीक रेखा है वो हार्ट अटैक या दिल से जो बीमारी है उसमें ज्यादा है, तो वो ज्यादा संवेदनशील नहीं, तो उसको आप कैसे हैंडल कर पाते हैं, खासकर उस पोजीशन में जब जिंदगी और मौत का जो उस समय पेशेंट आया रहता है, उसको हैंडल करना ये काफी कठिन होता है, कैसे? हार्ट अटैक के पेशेंट को रियली जब हैंडल करना तो कठिन ही होता है, क्योंकि एक तरफ तो आपको पेशेंट के बारे में देखना होता है, दूसरी तरफ जब पेशेंट के रिलेटिव होते हैं उनके अंदर भी कई बार ये एक्सेप्टेंस नहीं आता है कि पेशेंट को अभी तो ठीक था, 1 घंटे में इतना सब कुछ हो गया, और डॉक्टर जब ये बताता है कि जिंदगी को खतरा है, सडन कार्डियक अरिथमियाज हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और इट इज नोन फैक्ट रिटन इन बुक्स में लिखा है कि हार्ट अटैक आने के बाद काफी सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसको हो सकता है कि वो हैंडल हो भी या ना भी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्डियक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसके अंदर हार्ट की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस रहते हैं। और एक चीज ये कहना चाहूंगा, कई बार हार्ट फट जाता है, जिसको VSR कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर। हार्ट फट गया, डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, इवन सर्जन को भी कुछ दिन रुकना पड़ता है उसका ट्रीटमेंट करने के पहले, ताकि वो एक हीलिंग स्टेज में जाए, उसके बाद ही वो ट्रीटमेंट कर सके। तो ये जो मार्जिन रहती है पेशेंट को हैंडल करने की, काफ़ी कठिन होती है। पेशेंट को नो डाउट पेशेंट पेन में रहता है, उस समय रिलेटिव्स को काउंसलिंग करके जो बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके बारे में बताना। क्या इनको 2 तरीके से इलाज हो सकता है, आइदर खून पतला करने का इंजेक्शन लगाएं
या फिर हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए प्लान करें। और दोनों सूरत में जो है तो एंजियोप्लास्टी जो है तो बेहतर ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। डॉक्टर साहब, दिल के विषय में हमारे दर्शकों को जानकारी दें, कैसे रहना चाहिए, कैसे सावधानी करना चाहिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए? दिल के पेशेंट एक्चुअल में जो हम नॉर्मल सोचते हैं, हम जैसा आम जनता जो सोचती है कि छाती में दर्द होना ही हार्ट अटैक की अलामत है या उसकी निशानी है, तो एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं है। ज़रूर नहीं है कि आपको हार्ट का अटैक छाती में दर्द होकर ही आए। कई बार जो देखा जाता है कि डायबिटीज़ पेशेंट है, ओल्ड एज है या फिर लेडीज़ है, उनके अंदर अटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है। अटिपिकल प्रेजेंटेशन से कहना ये चाहूँगा कि उनको हार्ट के अंदर दर्द मतलब सीने में दर्द नहीं होगा, हो सकता है उनको सांस फूल जाए, हो सकता है उनको चक्कर आने लगे, सिंकोप हो जाए, गिर जाए, या फिर कई बार तो वोमिटिंग करके प्रेजेंट करता है और कई बार घबराहट करके प्रेजेंट करेगा। ठीक है, इन सूरत हाल में जो है तो हम डॉक्टर से मशवरा लें, अपने नज़दीक के जो डॉक्टर्स हैं उनसे मशवरा लें। और ऐसे पेशेंट जिनको चलने के ऊपर सांस फूल रही हो, छाती में भारीपन आ रहा हो, या ऐसा लगे कि छाती में दर्द हो रहा है, बैठने पे आराम आ जाता है, तो ऐसे पेशेंट को डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह करके एक ईसीजी करवाना है। ईसीजी अगर नॉर्मल भी आता है तो आपको ये संतुष्ट नहीं होना है कि मुझे हार्ट की बीमारी नहीं है। ईसीजी के बाद और कुछ इन्वेस्टिगेशन रहते हैं जिसके अंदर एक 2D इको और एक TMT है, ट्रेडमिल टेस्ट। ये 3 इन्वेस्टिगेशन हार्ट की बीमारी को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ईसीजी नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है आपको हार्ट की बीमारी नहीं है। इको नॉर्मल है, इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपको हार्ट की बीमारी नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपका TMT नॉर्मल ना आए, तब तक मतलब डॉक्टर आपको ये नहीं कह सकता है कि आप बिल्कुल मतलब आपको हार्ट की नसों की बीमारियां नहीं है, हार्ट में कोई कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। ये चीज़ ईसीजी इको पर पता नहीं लगती है, इसके लिए आप TMT जरूर करवाएं। डॉक्टर साहब, आप बड़े बड़े महानगरों में आप सेवाएं दे चुके हैं, और ऐसे में आप राजनांदगांव जैसे छोटे जगह में आपने OPD खोला है, इसके पीछे सोच क्या है? ये तो बहुत बड़ी, खासकर राजनांदगांव के लोगों के लिए से DM डॉक्टर का अवेलेबल होना काफी बड़ी बात है। कैसे सोच के आपने OPD खोला है? एक्चुअल में देखिए सर, मैं 2 साल से संजीवनी हॉस्पिटल में अटैच हूँ। वहाँ पर मैं OPD कर रहा हूँ, साथ में वहाँ पे जो भी प्रोसीजर जो ऑपरेशन रहते हैं वो कर रहा हूँ मैं। तो मैंने देखा है कि कहीं गाँव के बहुत सारे पेशेंट रहते हैं कि जो बड़े हॉस्पिटल में जाने से उनको हो सकता है डर लगता है, हो सकता है वो अपने अंदर कुछ विचार होते होंगे कि नहीं जाना है, तो वो उन लोगों के लिए बेसिकली मैं ये सोच के साथ शुरू किया है कि उनको मुझ तक पहुंचने के लिए कहीं कठिनाई ना आए। जब उनको पता लगे कि क्या हार्ट के डॉक्टर यहाँ पे बैठ रहे हैं वरदान पॉलीक्लिनिक में, तो वो डेफिनेटली आकर मुझसे मिल सकते हैं, या टेलीफोनिकली बात करके क्या आप उससे मिलना है, ये सलाह मशवरा करना है, तो डेफिनेटली आ सकते हैं। उन लोगों के लिए आसानी ज़्यादा हो गई है सर, इसलिए मैंने और हमारे जो कलीग है उन लोगों ने इस सोच के साथ ये शुरू किया है। अभी जिस तरीके से रूटीन काफी हेक्टिक है, खासकर कोरोना के बाद जो काल है उसमें काफी जो आ रही है, मीडिया में भी आ रहा है कि चलते चलते या कसरत करते करते हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है। ये कोविड के बाद ऐसे कुछ विशेष कारण है हार्ट के प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रहे हैं? एक्चुअल में देखिए सर, स्टडीज तो कुछ है जिसके अंदर ये कहा गया है कि कोरोना की बीमारी के अंदर हार्ट की जो क्लॉटिंग टेंडेंसी रहती है, ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी है, वो बढ़ गई है। तो हो सकता है कुछ हद तक वो भी एक जिम्मेदारी हो। साथ साथ में जो अपना रेगुलर जो खान पान, जो लाइफ स्टाइल, जो हैबिट रहती है, उसका भी काफी बड़ा सा रोल है। उसमें क्या सावधानी क्या करना चाहिए? कुछ चीजें जो है तो बेसिकली जो अवॉइड करना है हम लोगों को, क्या कुछ रिस्क फैक्टर है जो कि मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिसीजेस है, इसके अंदर हार्ट की बीमारियों की संभावना ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, एक तो ओबेसिटी, बहुत ज्यादा ओवरवेट। सेकंड वन, पेशेंट का लाइफ स्टाइल, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द हार्ट डिसीज। ठीक है। थर्ड वन, डायबिटिक पेशेंट और BP वाले पेशेंट, इन लोगों को अपना रेगुलर चेक करवाना चाहिए। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच करवानी चाहिए।
ये सब चीज़ें, और एक नियमित तौर पर एक एक्सरसाइज करना है। क्या एटलीस्ट 30 to 45 मिनट डेली वॉक अगर करते हैं तो ये हार्ट के पेशेंट के लिए ही नहीं बाकी सभी लोगों के लिए अच्छा है करके, ताकि अपना हार्ट तंदुरुस्त रह सके। दिल की तंदुरुस्ती से मूड इसका कितना? नो डाउट हार्ट डिसीज जो है तो इमोशन के साथ एसोसिएट होती है करके, मतलब इमोशनल स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसके अंदर नॉर्मली कैसा एंजाइटी हो गया, इसमें नॉर्मली जो फिजियोलॉजी है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहेंगे कि इन कंडीशन में अपनी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब बढ़ती है तो हार्ट के अंदर जो अपनी नसें रहती है उनमें सुकड़ाव आता है, तो उस समय जो है तो नो डाउट क्या प्लेटलेट का एग्रीगेशन जो मतलब खून जमने की प्रतिक्रिया ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो इमोशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और मतलब जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद सम हार्ट डिसीज। छत्तीसगढ़ का जो खान पान है उसमें खासकर चावल का ज्यादा समावेश है, वो चावल के व्यंजन अलग अलग है, तो उसमें कुछ कहना चाहेंगे कि हार्ट से डिजीज से रिलेट उससे कुछ प्रॉब्लम या कुछ ठीक है किस तरीके? एक्चुअली जो चावल राइस रहता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको राइस का यूज़ कम करें, उसका इस्तेमाल कम करें। और अगर मतलब कई लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं चावल ही उनका मेन डाइट रहता है, तो मैं अपने डायबिटिक पेशेंट को ये एडवाइस करता हूँ कि एटलीस्ट दिन में एक बार तो कम करने की कोशिश करें कि दिन दोपहर के समय चावल राइस लें, शाम के समय ना ले करके, ताकि डायबिटीज़ का कुछ कंट्रोल हो पाए। क्योंकि शुगर के पेशेंट में शुगर कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और नो डाउट क्या राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो कैलोरीज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो शुगर लेवल बढ़ता है ऐसे पेशेंट में, जो कि हार्ट के लिए सही नहीं है। डॉक्टर साहब ये तो रहा आपका प्रोफेशनल में जो चल रहा है, वो आप व्यक्तिगत आप ये बताइए कि इतना सब हेक्टिक जो आपका पूरा कार्यक्रम है, 24 घंटे आप कभी भी जाना पड़ सकता है, हार्ट वाला बात है, आप पारिवारिक कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, कैसे दे पाते हैं? एक्चुअल में मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है वो, तो एक बच्चों की डॉक्टर है, तो डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर को समझता है करके, तो बस वो वही चल रहा है कि वो मुझे समझ लेती है क्या, चलो एक हेक्टिक लाइफ है, एडजस्ट करना होगा करके ना, तो ये चीज़ है। तो खासकर ये सवाल इसलिए और पूछा कि आम जो हम भी उसमें शामिल हैं, ये सोचते हैं कि कुछ भी हुआ डॉक्टर को बुलाए ना, डॉक्टर बिल्कुल भय प्रकट कृपाला प्रकट हो जाए। ये जो इसलिए पूछा कि किस तरीके से डॉक्टर की जो लाइफ होती है कितनी डिफिकल्ट होती है, ये लोगों को इस दिमाग के कोने में तो रखना चाहिए। हाँ, एक्चुअली मेरा जो दिन का शेड्यूल है काफ़ी हेक्टिक ही है, मतलब कैसा है कि मैं संजीवनी में मॉर्निंग में 10 से 4 बजे तक वहाँ पे सेवा करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद फिर मैं शाम के समय अपना वरदान पॉलीक्लिनिक में काम करता हूँ, यहाँ पे ओपीडी देखता हूँ। ये होने के बाद शाम में दोबारा से मैं अपने पेशेंट का राउंड लेने जाता हूँ संजीवनी हॉस्पिटल में, और इतना सब होने के बाद भी अगर रात को अगर कोई पेशेंट आए तो मुझे जाना है। मैंने कुछ मरीजों से आपके बारे में सुना भी है कि आप दवाई देने में दवाई की मात्रा ज्यादा नहीं होती, देने में तो कंजूसी बरतते हैं, इतनी अच्छी बात कैसे आपने? सर मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम बीमारी का इलाज करें, मल्टीपल मेडिकेशन में मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़रूरत की दवाइयाँ एटलीस्ट वही पेशेंट ले लें ताकि वो ठीक रहे। अगर मैं उसको दवाइयाँ ज़्यादा लिख दूँ तो हो सकता है जो इम्पोर्टेंट दवाई है वो छोड़ दे और बाकी की दवाई खाए, तो वो हार्ट के पेशेंट के लिए वो चीज़ खतरनाक होती है, क्योंकि कई बार जैसा खून पतला करने की दवाई पेशेंट बंद कर देते हैं, तो जो स्टेंट डालते हैं तो वो बंद होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं बिल्कुल जो ज़रूरत की दवाई है वही लिखता हूँ, बाकी का मैं पेशेंट को मना कर देता हूँ कि ये नहीं लेने की ज़रूरत है। तो एक प्रश्न है जो अमूमन लोगों के दिमाग में घूमता ही है कि मरीज को कुछ डॉक्टर जानबूझकर एंजियोप्लास्टी या जो भी उसका प्रोसीजर है वो कर देते हैं, ऐसा संभव है, कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कैसा है कि जो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी होता है वो एक रिकॉर्डेड वीडियो रहता है जो कि डेफिनेटली पेशेंट को बताया जाता है। नो डाउट के पेशेंट उस बारे में कई लोग नहीं जानते, लेकिन हम उसको क्रॉस चेक, कई लोग सेकंड ओपिनियन भी लेते हैं। ओपिनियन थोड़ी 19-20 कह सकते हैं या कुछ हो सकता है, थोड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कहना गलत होगा कि मतलब
जरूरत नहीं हो उसके बाद भी एंजियोप्लास्टी हो गई, ये चीज नहीं होती है सर। वो जो आजकल जिस तरीके से बच्चों में जो नशा करने की जो आदत हो गई है, उसका कितना बैड इफेक्ट हो रहा है और उससे क्या करना चाहिए, कितना अवेयरनेस होना चाहिए? नशा एक्चुअली किसी भी प्रकार में स्मोकिंग, इधर ये गांजे की शक्ल में या फिर कोई दूसरी शक्ल में हो गया, स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग, ये हार्ट के लिए हानिकारक है। एक्चुअली जब किसी भी प्रकार का स्मोकिंग जब करते हैं उस कंडीशन में हार्ट की क्लॉटिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है, जो आपका HB है वो बढ़ने लगेगा, आपका हार्ट जो ब्लड है वो थिक होने लगेगा और नसों में ब्लॉकेज नहीं रहेंगे लेकिन वहाँ पे क्लॉट आ जाएगा। यंग पेशेंट में जो हार्ट अटैक होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसके अंदर क्लॉट होता है ना, तो वो क्लॉटिंग टेंडेंसी स्मोकिंग के कार्य में इन एनी फॉर्म ऑफ स्मोक, आइदर टोबैको, वीड्स या फिर कुछ गांजा, इस प्रकार की सभी प्रकार के स्मोकिंग में वो रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए अगर यंग जनरेशन या जो भी लोग इस तरीके का नशा करते हैं तो उस चीज़ से सावधान रहें, क्योंकि इसमें हार्ट का अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है, ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। यही नहीं, हार्ट के अलावा भी जो बाकी की जो नसें रहती है, पैर की नस हो गई है, ब्रेन की नस है, तो वहाँ पे भी इस प्रकार का क्लॉट आकर ब्लॉक करने की संभावना ज्यादा रहेगी। डॉक्टर साहब, आप ये राजनांदगांव शहर के लिए वरदान वाली बात है, आप वरदान में ही बैठ रहे हैं, तो इस वरदान के बारे में बताएंगे? वरदान शुरू करने का बेसिक मकसद ये है कि हम लोग वरदान को एक पॉली क्लिनिक बनाना चाहते हैं। मैं डॉक्टर रितेश सर ऑर्थोपेडिशियन, हड्डी के डॉक्टर हैं, मैं कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़े हैं डॉक्टर घनश्याम सर, और बहुत जल्दी हम चाहेंगे क्या इसके अंदर बाकी के डॉक्टर्स अपने अपने फील्ड के इस कॉम्प्लेक्स में मतलब वरदान के साथ जुड़े, ताकि एक OPD के लिए एक बेहतर सुविधा हो सके कि एक साथ सभी चीजें, सभी डॉक्टर्स का ओपिनियन हो जाए। अगर मुझे ज़रूरत है कि मुझे कई बार जो सीने में दर्द होता है वो ज़रूरी नहीं कि हार्ट का ही हो, हड्डी का भी दर्द होता है, तो मैं फौरन जो है तो हमारे जो कलीग है डॉक्टर रितेश सर, उनके पास भेज देता हूँ और पेशेंट को उस चीज़ का डेफिनेटली फ़ायदा हो जाता है। सर, हमारे दर्शकों के दिल के लिए दिल से आपकी मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अपने हार्ट की तंदुरुस्ती के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने डॉक्टर से जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए। अगर आपको चलने में या फिर कुछ छाती में दर्द हो रहा हो, चलने में सांस फूल रही हो, पैरों पर सूजन आ रही हो, तो डेफिनेटली एक ECG, इको और TMT के लिए डॉक्टर से सलाह लें, और अगर ज़रूरत हो तो एंजियोग्राफी की ज़रूरत हो तो एंजियोग्राफी करवाएं, और उसके बाद डेफिनेटली बाकी का जो रूटीन लाइफ है, शुगर कंट्रोल, BP कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल की रेगुलर नियमित तौर पे जांच और अपना रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब चीज़ हार्ट की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये थे DM डॉक्टर जायद खान, दिल से दिल की बात। अब आगे और एपिसोड में और किसी शख्सियत के साथ, नमस्कार।